चलिए आज की दी ललन टॉप शो में बात सोशल मीडिया में सालों से चल रहे एक मीम से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर फोकस कीजिए आप। ये स्क्रीनशॉट साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म हम का है। किसी मीम वीर की रचनात्मकता ने इसमें लाखों भारतीय परिवारों के इमोशन को कनेक्ट कर दिया। इसमें लिखा है कि फ्लाइट का डिपार्चर टाइम शाम 4 बजे और मेरी फैमिली सुबह 10 बजे से कह रही है कि हाँ तैयार। हमारे आपके परिवारों में कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो ट्रेन या फ्लाइट में बैठकर सफ़र करना सेलिब्रेट करते हैं, एक फीलिंग है उनके लिए। फ्लाइट अगर दोपहर की है तो तैयारी सुबह से होती है। डिपार्चर का वक्त अगर तड़के सुबह है तो पूरी रात की नींद कुर्बान कर दी जाती है। आज के शो में हम उन्हीं लाखों लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें खुशकिस्मती से हवाई जहाज़ या रेलगाड़ी का टिकट तो मिल गया लेकिन यात्रा नहीं हो पाई, क्योंकि प्रस्थान का वक्त आया तो घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, फ्लाइट लेट है। कई मामलों में तो अनिश्चित इंतजार का सिला फ्लाइट या ट्रेन कैंसिल के मैसेज के तौर पर भी मिल रहा है। इसके पीछे खराब मौसम या कोहरे का हवाला दिया जा रहा है। क्या विमानों और ट्रेनों के संचालन में देरी या रद्द होने के पीछे सिर्फ यही एक वजह है, मौसम? और क्या दशकों के विकास के बाद हमारी स्थिति यही है कि हम हर साल होने वाले कोहरे के सामने इस तरह लाचार नजर आएं? सार्वजनिक परिवहन के संचालन में आ रही इन बाधाओं से कितनी आर्थिक चपत देश को लग रही है, जानेंगे यही सब दी ललन टॉप शो में। शुरू से शुरुआत करते हैं। कई भाषाओं में कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें कई लोग जमीन पर पालथी मारकर खाना खाते नजर आ रहे हैं। जमीन नहीं है, टारमैक एयरपोर्ट का। वीडियो में इंडिगो एयरलाइंस का एक जहाज भी दिख रहा है। लोकेशन है मुंबई का एयरपोर्ट। जी हाँ, विमान पत्तन। और यहाँ किसी सामूहिक भोज का आयोजन नहीं था। विमान के नज़दीक खाना खाते ये लोग यात्री हैं जिन्होंने फ्लाइट का किराया चुकाया है। इन्हें गोवा से दिल्ली जाना था लेकिन ये मुंबई के एयरपोर्ट पर आकर अटक गए, क्योंकि बिना बताए फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। हाँ, तो यह है कि फ्लाइट 12 घंटे पहले ही डिले थी मुंबई आने से पहले। यात्रियों का इल्ज़ाम है कि जब फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया तो एयरलाइन कंपनी ने उन्हें किसी भी तरह की न तो सूचना दी और न ही सुविधाएं। यात्रियों ने इल्ज़ाम लगाया कि 14 जनवरी को इंडिगो की फ़्लाइट को करीब 18 घंटे की देरी हुई और बाद में उस फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। देरी से परेशान होकर 6C2195 विमान के यात्रियों ने आराम करने का फैसला किया और इंडिगो विमान के बगल में बैठकर ही खाना खाया। कोई भी आदमी इतना नादान नहीं होता है कि वो हवाई जहाज़ के बगल में बैठ के खाना खाए। आप ये देखिए कि किस लेवल पे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। इस घटना का वीडियो फिर वायरल हुआ। कुछ आत्मग्लानि इंडिगो को भी महसूस हुई। तब उसने इस घटना पर माफ़ी मांगी और दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने का हवाला दिया। इस मामले पर सरकार भी जाग गई है। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीती रात 12:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को एक शो कॉज नोटिस भी इशू किया कि आप बताइए ये कैसे हुआ कि लोग टामाक पर बैठ करके खाना खा रहे हैं। कई जगह ये कहा गया कि लोगों ने रनवे पर बैठ के खाना खाया। रनवे पर वो लोग नहीं थे जहाँ जहाज़ पार्क किए जाते हैं, जो पार्किंग बेस होती है, जो टामाक होता है, उस पर वो लोग बैठे थे। फिर भी बैठना तो वहाँ उन्हें टेक्निकली नहीं चाहिए था। बड़े परेशान हुए होंगे, तब जाकर उन्होंने फैसला लिया होगा। अब घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाइए और चलिए 16 जनवरी की सुबह की ओर। इस ड्रोन व्यू से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दिल्ली की सुबह कितनी धुंध और कोहरे से भरी थी। इसका असर देश के सबसे व्यस्त विमान केंद्रों में से एक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसा रहा, उसके लिए न्यूज़ एजेंसी ANI का सुबह 6:15 बजे का ये पोस्ट देखिए। इसमें लिखा है कि दिल्ली हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली करीब 3 फ्लाइट्स में देरी हुई और 17 डिपार्टिंग फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। अब ये हमारे लिए एक नंबर है कि इतनी फ़्लाइट्स डिले हुई, इतने कैंसिल हुई, लेकिन उन यात्रियों का क्या जो या तो अपनी मंजिल के लिए निकल ही नहीं पाए या बहुत देरी से पहुंच रहे हैं, बैरंग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं कैंसिलेशन के बाद। 1 घंटा लेट हो गया फ्लाइट। हाँ, कुछ मैसेज वगैरह आया? हाँ कि हाँ उनको मेल आई थी उनकी मेरे को, तो फिर हमने स्टे थोड़ा सा लेट कर दिया। वाराणसी जा रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट कैंसिल हो गया, क्या कारण बताया फ्लाइट कैंसिल? मौसम के कारण सर। मौसम के कारण। ऐसे में कितना परेशानी हो रहा है आपको? हाँ, कितना परेशानी हो रहा है? अब हो रहा है परेशानी। मुझे गुवाहाटी जाना था एयर इंडिया एक्सप्रेस से और मैं ग्वालियर से आया था और 4:35 की मेरी फ्लाइट थी। तो मैं एयरपोर्ट आया, मुझे बोर्डिंग पास भी दे दिया और 4:15 पे सुबह मुझे बताया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है क्योंकि गुवाहाटी का मौसम खराब है। जबकि उस समय मैंने देखा कि इंडिगो की फ्लाइट 4:20 पे गई है गुवाहाटी और उसके बाद 6 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भी गुवाहाटी गई है।
सर बहुत घुटन महसूस हो रही थी सर, सांस लेने में बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत प्रॉब्लम होती अंदर, इसीलिए मैं बाहर आ गया था। अच्छा, आप फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी मैंने अंदर जाने के लिए प्रयास किया तो अंदर पे एंट्री नहीं ले पा रहे वो मेरी, ये कह रहे कि कोई रिकॉर्ड दिखाओ। इन मुसाफिरों की हताशा और गुस्सा जायज़ है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या कोहरे या ख़राब मौसम की वजह से ही फ़्लाइट में देरी हो रही है। बड़े पैमाने पर फ़्लाइट रद्द होने के बाद इसका असर क्या आगे की फ़्लाइट्स पर भी पड़ता है? जहां तक विजिबिलिटी का सवाल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त में विजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब प्लेन आसमान में चले जाता है अबव अ सर्टेन लेवल, क्लाउड लेवल के ऊपर, वहां पर ऑटो पे चलाया जा सकता है प्लेन को, क्योंकि कोई बीच में नहीं आएगा उसके वहां पर। लेकिन टेक ऑफ लैंडिंग के अंदर में ये जरूरी होता है कि विजिबिलिटी हो, मेरे को पता हो कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। विमान में ऑटो सुविधा होती है। एयरलाइंस की जो बेसिकली जिस पे रूल्स बने एयरलाइन के और हॉस्पिटैलिटी के रूल्स के अनुसार, जब आपने यात्रियों को एक बार टिकट दे दिया और वो आपके एरिया ऑफ कंट्रोल में आ गए, तो उनकी पूरी हिफाजत, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, इंक्लूडिंग वाटर, फूड, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन। या तो वो मेंशन कर दे, अगर देरी हो रही है और रूल पोजीशन है कि आप उनको एटलीस्ट भोजन देना है, पानी सप्लाई करना है, उनको ऐसी जगह बैठने दिया जाए जाकि उनको टॉयलेट फैसिलिटीज हो, उनकी सेफ्टी हो, ये सारा का सारा ये डिपेंड करता है एयरलाइन के ऊपर। अगर एयरलाइन नहीं कर रही तो ये फिर डीजीसीए की सुपरविजन पे असर उंगली उठती है। खराब मौसम के कारण लगातार देर या कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। कोहरे के कारण 3 घंटे से अधिक की देरी होने पर एयरलाइंस फ्लाइट्स को रद्द कर सकती है, कोहरा या कोई दूसरी नेचुरल कारण। लेकिन यात्रियों को गंभीरता के साथ सही वजह बताने की भी बात कही गई, क्योंकि ये शिकायत लगातार आ रही है कि एयरलाइंस जो होती हैं या जो क्रू होता है वो स्पष्ट नहीं बताता कि फ़्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी या कितने रेट जाएगी। इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और इसलिए उनका गुस्सा आपको नज़र आता है। इससे भीड़ भाड़ को कम किया जा सकेगा, डीजीसीए कह रहा है उनकी गाइडलाइन से। डीजीसीए का कहना है कि फ़्लाइट के बारे में जानकारी एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए दी जानी चाहिए। ये भी कहा गया कि एयरलाइन एयरपोर्ट पर कोहरे से जुड़ी अड़चनों के बीच यात्रियों के साथ सही तरीके से संवाद करे, यानी उन्हें घुमाने फिराने के बजाय सटीक जानकारी दे। सभी एयरलाइन कंपनीज को तत्काल इनका पालन करने को कहा गया है। इन गाइडलाइंस के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 16 जनवरी को कुछ और निर्देश दिए और जानकारी भी बताया कि सभी 6 मेट्रो एयरपोर्ट्स को रोजाना 3 बार रिपोर्ट्स पेश करने को कहा गया है। डीजीसीए के निर्देशों, एसओपीज का पालन हो रहा है कि नहीं, इसकी लगातार निगरानी की जाएगी और नियमित रूप से रिपोर्ट भी की जाएगी। इन 6 एयरपोर्ट्स पर वॉर रूम बनाए जाएंगे जो यात्रियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। 24 घंटे पर्याप्त सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती होगी। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे 29L पर कैट 3 आज से शुरू हो गया है। ये दरअसल एक रनवे का वो छोर था जहां क्रेन्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन था, वहीं दूसरे रनवे पर जल्द कैट 3 ऑपरेट होगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने आज भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की, बताया कि जो जहाज़ और उनका क्रू कैट 3 मानकों से लैस नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड या टेक ऑफ करने के दौरान प्रभावित हो सकते हैं। यात्रियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी फ़्लाइट के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। किसी भी तरह की असुविधा के लिए खेद है। जब बार बार कैट 3 तकनीक की बात हो रही है तो इसे समझ भी लेते हैं। कैट 3 एक नेविगेशन सिस्टम है और इसे समझने के लिए हमें ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को समझना होगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ILS एक तरह का रेडियो वेव्स बेस्ड सिस्टम है जो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लाइट्स को लैंडिंग में मदद करता है। ILS रेडियो के तरंगे छोड़ता है जिससे शॉर्ट रेंज में जहाज़ों को रनवे की पोजीशन का पता चलता है, एलिवेशन का पता चलता है, एंगल ऑफ अटैक का पता चलता है कि उन्होंने किस एंगल पे कितनी दूरी पर उतरना है। ILS में रनवे के अंत में एक हाई इंटेंसिटी लाइट भी लगी होती है जिससे पायलट को लैंडिंग में मदद मिलती है कि वो हाई है या लो है। इस सिस्टम का बहुत ही बेसिक रूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। उस समय लॉरेंस बीम नाम का एक सिस्टम था जो पूरे यूरोप में जहाज़ों की सेफ लैंडिंग के लिए खूब उपयोग किया गया। फिर अमेरिका ने SCS-51 नाम का एक सिस्टम बनाया जो लॉरेंस बीम से ज़्यादा एक्यूरेट था। विकास के क्रम में नेविगेशन सिस्टम उन्नत होते गए। मकसद यही था कि हवाई सफ़र में लैंडिंग और टेक ऑफ को सुरक्षित बनाया जा सके। कैट 3 सिस्टम इसी का एक उन्नत संस्करण है, कैटेगरी 3। अब समझते हैं कि कैट 3 काम कैसे करता है। कैट 3 का मतलब है कैटेगरी 3, यानी जिस सिस्टम की बात हो रही है उसकी कैटेगरी 3 का इक्विपमेंट।
कैट सिस्टम भी कई तरह के होते हैं, जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 3A, कैट 3B और कैट 3C। हिंदुस्तान में कैट 3B सीरीज़ का ILS लगा हुआ है IGI पे। इसकी क्षमता का अंदाज़ा ऐसा लगाया जा सकता है कि जब फ्लाइट उतारने वाली हो उस समय अगर विजिबिलिटी 50 मीटर की भी हो तो लैंडिंग की जा सकती है। 2 रनवेज पे कैट 3 लगा है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है। इनमें एक काउंटडाउन होता है जिससे पायलट को ये पता चलता है कि प्लेन कब तक रनवे को टच करेगा। ये सिस्टम रनवे से दूरी को कैलकुलेट करके प्लेन के फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और ब्रेक को ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है या पायलट को एड करता है। वर्तमान समय में दिल्ली के अलावा भारत के अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता एयरपोर्ट पर भी नेविगेशन सिस्टम ये लगा हुआ है। एक और एडवांस सिस्टम कैट 3C है जो US के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। कैट 3C इतना एडवांस सिस्टम है जिससे लगभग जीरो विजिबिलिटी में भी लैंडिंग की जा सकती है। इंडिया टुडे से जुड़ी पॉलमी साहा की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 कैट 3 लेवल के रनवे हैं। इनमें से एक रनवे के एक छोर की तरफ लगी क्रेन्स की वजह से कुछ दिक्कत थी। ये छोर गुरुग्राम की तरफ है। इससे कम विजिबिलिटी के दौरान एक ही छोर से लैंडिंग या टेक ऑफ हो पा रही थी और दूसरे रनवे पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था जो कैट 3 इनेबल्ड था। यहाँ फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट ने क्रेन की शिकायत के लिए NHAI को पत्र भी लिखा था। क्रेन द्वारका सेक्टर 21 के पास रेलवे अंडरपास के ऊपर खड़ी है। अब इन क्रेन्स को हटा लिया गया है। इसके चलते हो ये रहा था कि घने कोहरे के वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के 4 में से एक ही रनवे काम कर पाता था, वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन में, क्योंकि बाकी रनवे पर कैट 3 या तो है नहीं या वो रनवे ही उपयोग में नहीं है। वैसे दिल्ली एयरपोर्ट के संचालकों को और बाकी जिम्मेदारों को सरकार को भी ये बताना चाहिए कि जब दिल्ली के एयरपोर्ट में 4 रनवे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे क्यों हैं जिनमें कैट 3 की इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा हुआ है और उसमें से भी एक अभी ऑपरेशनल नहीं है। ध्यान रखिए, एयरपोर्ट का टर्मिनल कितना भी भव्य हो, अगर रनवे हर मौसम में काम नहीं आ रहा है तो उसका कोई महत्व रह नहीं जाता है, क्योंकि आपका प्लेन टर्मिनल से टेक ऑफ नहीं करता है, रनवे से करता है। सिर्फ यही दिक्कत नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि बहुत सारे पायलट्स के पास कैट 3 ऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं है। इसके लिए भी पायलट्स को ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में फ़िलहाल 4804 पायलट्स कोहरे के दौरान लैंड करने में प्रशिक्षित हैं। इनमें से 2979 कैप्टन हैं और 1825 फर्स्ट ऑफिसर्स हैं, को पायलट्स हैं। कैट 3 तकनीक से जुड़ी दिक्कतों को समझने के लिए हमने बात की एविएशन मामलों के जानकार जितेंद्र भार्गव से। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। बड़ा पार्ट है जो लोग पूछते, जिनको जानकारी होने की आवश्यकता है कि एयरलाइन के पास कैट 3B पायलट एडिक्वेट नंबर में क्यों नहीं है। उनको तो पता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने के अंदर में फॉग होती है, तो आपके पास क्यों नहीं ज्यादा पायलट्स हैं? तो इसका एक आंसर ये है कि मेरे को इससे मतलब नहीं है, उनके पास पायलट होने चाहिए। दूसरा ये होता है कि मैं एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलूं। इंडियन एविएशन ग्रोथ मोड में है। 2023 के अंदर में 133 नए विमान को इंडक्ट किया गया है। इन हवाई जहाजों को चलाने के लिए 2000 पायलट्स की आवश्यकता है। अब इन 2000 पायलट को आपने ट्रेन किया जैसे कि हमारे जो विमान इंडक्ट किए गए हैं उनको ऑपरेट किया जा सके। अब एयरलाइन के पास चॉइस है कि मेरे को कैट 3B ट्रेन पायलट भी चाहिए। पायलट्स आएंगे तो इसी पूल में से आएंगे। मैं इन पायलट को ग्राउंड करता हूं, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजता हूं। तो क्या होगा कि जो आपकी सामान्य दिनों में जो फ्लाइट चल रही है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। अगर आप कटौती का रूट लेते हैं तो आपको एक्यूजेशन ये फेस करना पड़ेगा कि उसकी वजह से फेयर्स बढ़ गए, डिमांड सप्लाई का रिलेशनशिप होती है। तो ये कैच 22 सिचुएशन है एयरलाइंस के सामने। वो काफी लोगों को ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स से मतलब नहीं होता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये दिक्कतें सिर्फ यहीं हो रही हैं? ऐसा है भी नहीं। बीते दिनों यूएस में स्नो स्टॉर्म के कारण हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यूएसए टुडे की 12 जनवरी की रिपोर्ट कहती है कि बीते हफ्ते करीब 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सिर्फ 11 जनवरी को ही शिकागो मिडवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शेड्यूल्ड 31% यानी 80 फ्लाइट्स स्नो स्टॉर्म के कारण कैंसिल हुई। वैसे जब हम तुलना कर रहे हैं तो वहाँ बर्फ़ गिर रही है, लिटरल, यहाँ सिर्फ कोहरा है। 15 जनवरी की फॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट बताती है कि 15 जनवरी को ख़राब मौसम के कारण 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई।
पिछले साल जनवरी में यूके से खबर आई थी कि भारी कोहरे के कारण एक ही दिन में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम के कारण ब्रिटिश एयरलाइंस की 15% फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। इसी तरह दूसरे देशों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है, एक नॉर्मल चीज़ है, वैसी यहाँ भी हो रही है। लेकिन बाहर के देश इस समस्या से निपट भी रहे हैं। कैसे, किन तकनीकों के इस्तेमाल से, ये भी अब समझिए। कैट वो उनमें पायलट्स जो कैट 3B ट्रेंड होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, वो पूरी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही होती, स्टैटिक होती, तो एयरलाइंस पायलट को ट्रेनिंग के लिए भेज पाते हैं। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आपको पायलट्स चाहिए नए हवाई जहाज चलाने के लिए, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्या मैं उनको ग्राउंड करके ट्रेनिंग दूं और दूसरी फ्लाइट को कैंसिल करूं, या उन फ्लाइट को चलाऊं और उस दिन मैं बेशक एक हमारे लिए इम्पैक्ट हो जाए, अगर जिस दिन फॉग आ जाती है हमारी फ्लाइट डिसरप्शन हो जाए। अमेरिका में पिछले सप्ताह 2700 फ्लाइट्स डिले हुई बिकॉज ऑफ स्नो स्टॉर्म। वहां तो हमने नहीं सुना कि भगदड़ हो गई, एयरलाइंस को अब्यूज करो, पायलट को पीट दो, या बंबई के एयरपोर्ट के अंदर में, टर्मैक के अंदर में आप खाना खाने लग जाओ। तो वो सब चीजें नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं हमको मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान जो एविएशन का है वो पैसेंजर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो बड़ा एक्यूजेशन आया ना एयरलाइन के ऊपर में कि आप हमको बता नहीं रहे हो कि क्या स्थिति है प्लेन की। बेहतर जरूर इस कुछ मामले में हम कह सकते हैं, क्योंकि जो CA-3B का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी बेहतर टेक्निक है जो जीरो विजिबिलिटी लैंडिंग में भी मतलब लैंडिंग करवा सकता है। ये एक टेक्निक जरूर है, लेकिन कितने ऐसे एयरलाइंस है जो CA-3B कंप्लायंट है? क्योंकि सिर्फ रनवे को अब CA-3 बना दोगे तो उससे नहीं होगा, आपको पायलट्स को भी उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। तभी हम बार बार देखते हैं कि एयरपोर्ट से भी ये बार बार एक नोटिफिकेशन आता है कि बाकी फ्लाइट्स तो उड़ जाएंगे, लेकिन जो CA-3B कंप्लायंट नहीं है वो नहीं उड़ पाएंगे। दूसरी एक एग्जांपल अगर हम दे, जो कई लोगों से एक मिला है कि ये जो डिलेज ये हर जगह होती है, लेकिन इस बार जो एयरलाइंस की चूक देखने को मिली है वो कोऑर्डिनेशन में देखने को मिली है। लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी थे दोनों तरफ से। अगर पैसेंजर्स फ्रस्ट्रेटेड थे तो एयरलाइंस के भी कई लोग सही से जवाब नहीं दे रहे थे। तो ये जो गैप थी कोऑर्डिनेशन में, जिसके वजह से कल हमने देखा कि SOPs भी जारी की गई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको रियल टाइम डेटा देना पड़ेगा, आपको लोगों को अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपको 3 घंटे से ज्यादा लगता है कि फ्लाइट डिले होगा तो आप कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आप लोगों को कोऑर्डिनेशन जो है वो आप बेहतर करें ताकि लोगों को एयरपोर्ट में आने के बाद दिक्कत महसूस ना हो। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करने की बात बार बार की जा रही है। फ्लाइट्स में देरी के कारण सिर्फ हमारा समय नहीं ज़ाया होता, बल्कि एयरलाइन से हमारी इकोनॉमी को भी भारी नुकसान होता है। बहुत सारी मीटिंग्स लोग मिस करते हैं। जो फ्लाइट कंपनी टिकट के पैसे वापस कर रही है, नहीं कर रही है, फिर भी जहाज़ नहीं उड़ रहा है, उनका भी नुकसान होता है। ये तो हमने आपको फ्लाइट्स की बात बता दी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा लोग ट्रेन से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन से लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों लोग हर रोज़ यात्रा करते हैं। पिछले 1 महीने से हर रोज़ सैकड़ों ट्रेन कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। रेलवे के ही आंकड़ों के मुताबिक 16 जनवरी को दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें देरी से चल रही थी। इनमें राजधानी जैसी ट्रेन भी 6 घंटे लेट बताई गई। वाराणसी से चलने वाली वंदे भारत 12 घंटे लेट हो रही है, कैंसिल भी हो रही है। सोचिए ये उन लोगों के बारे में जो एक चेयर कार में सफ़र कर रहे हैं। चेयर कार माने जिसमें आप बैठते हैं, सोते नहीं हैं, और वो ट्रेन 12 घंटे लेट हो रही है। और ये सबसे प्रीमियम गाड़ी का हाल है। ये सिर्फ दिल्ली आने वाली ट्रेन का हाल नहीं है, बाकी इलाकों का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। ट्रेन में देरी के कारण यात्री किस कदर परेशान है, ये जानने के लिए हमारी टीम आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी। सुने यात्री क्या कह रहे हैं। जिस गाड़ी का मेरा टिकट था मैं उसमें बैठा हुआ था, मेरे को उतार दिए कि चलो हमारा टिकट है, अब डबल हम पैसे क्यों दे जी, दो पैसे बचेगा हम अपने बच्चों में खर्च करेंगे, इसीलिए हम उतर के और रात भर स्टेशन पर बैठे रहे। फिर आज ये बोल रहे हैं कि आज नहीं कल जाएगी। ये दिक्कत हो रही है। क्या है, मंत्री लोग तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, जिसको भुगतना है भुगते। अब वो भी कोई फाइनल नहीं है कि 4 बजे ट्रेन आएगी तो कल अगले दिन कब पहुंचेंगे। मैं यहाँ पे आ गई थी 11 बजे। और आप सुबह 4 बजे तक पूरी रात यहीं रहूंगी, यहीं पे बैठूंगी। ठंड मारेगी तो जाऊंगी दुनिया से। घर कहाँ पर है यहाँ दिल्ली में? मैं यहाँ रहती हूँ पटेल नगर, बहादुरगढ़ जी।
वापस घर जाने तक क्या पैसा सुविधा? नहीं, कुछ नहीं है। जाऊंगी तो फिर आ नहीं पाऊंगी, क्योंकि 4 बजे में कैसे आऊंगी? अपनी तो गाड़ी है नहीं। मेट्रो के तो 6 बजे से मेट्रो चलती है, फिर मैं आऊंगी कैसे? तो रात यहीं गुजारूंगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। गूंगा बहिरा सरकार है। अंधे को भी आंख से दिखता है, पर सरकार को ये मजबूरी परेशानी दिखती ही नहीं है। और आप लोगों को मैसेज में कुछ नहीं पता चला कि ट्रेन इतने दिए हैं 8 बजे के करीब में, 8:30 बजे के करीब में मैसेज आई है, जब आप निकल गए थे? हाँ, ये बात है। और मैसेज में क्या आया, कितने बजे जाएगी ट्रेन? सुबह 4 बजे 17 जी जी जी। मतलब आपकी 15 तारीख की ट्रेन 17 तारीख को जाएगी? जी। 24 घंटे से भी ज्यादा। 16 का 17 को जाएगी। 16 तारीख की ट्रेन को 16 को जाएगी। 15 की 16, 16 की 17। 24 घंटे ट्रेनें लेट चल। ज्यादा ही लेट है, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। जब भी जाती हूँ अपने गांव, हाजीपुर मेरा मायके हुआ, छपरा मेरी ससुराल हुई, मैं इसी ट्रेन से ज्यादा सफर करती हूँ। इसको जनरल बना दिया जाता है। टॉयलेट में मैम आप जा नहीं पाओगी, इतनी गंद रहती है। छठ के भी टाइम में वही हाल, होली में भी वही हाल, दिवाली में भी वही हाल, बरसात में भी वही हाल। बिहार कभी भी नहीं, बिहार की ट्रेन तो सबसे बेकार है, सबसे घटिया है। तो यहाँ जो एसी वेटिंग रूम है, आप लोगों ने वहाँ जाके नहीं देखा? वहाँ रुक नहीं गई थी, फिर मैं रिटर्न आ गई। वहाँ क्या करती वहाँ पे बैठ के? उससे तो अच्छा यही है, मुझे तो वहाँ से यही फील अच्छी होती है। वहाँ भी भीड़ भाड़ ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा है। आप जाओ वहाँ भी देख लो। एक तरफ देश में लगातार आधुनिक तकनीकों के साथ नई और लग्जरी ट्रेन शुरू हो रही हैं, दूसरी तरफ ट्रेनों की इस लेट लतीफ़ी के कारण आपके पैसे और समय बर्बाद हो रहे हैं। रेलवे का नियम है कि अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा समय की देरी से चल रही है तो आप टिकट कैंसिल करा सकते हैं, पैसा मिलेगा। भारतीय रेल का कहना है कि उसने इससे निपटने की कोशिश की है। करीब 6 साल पहले रेलवे ने कोहरे से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। GPS आधारित इस डिवाइस का नाम है फॉग पास। कोहरे के कारण ट्रेनों में देरी और कैंसिलेशन के कारण इसे लाया गया था। इसे लोको पायलट के केबिन में इंस्टॉल किया जाता है। ये डिवाइस ड्राइवर को आने वाले सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग, गेट यानी फाटक से पहले अलर्ट करता है। विजुअल और वॉइस अलर्ट दोनों देता है, और जब ड्राइवर को अलर्ट मिल जाता है कि रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है तो वो ट्रेन की स्पीड मेंटेन रख सकता है। डिवाइस में ट्रैक की मैपिंग, सिग्नल स्टेशंस और लेवल क्रॉसिंग सबका डेटा होता है। सिग्नल आने से 500 मीटर पहले डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। आवाज़ भी निकलती है कि सिग्नल ग्रीन है या रेड है। हाल में खबर आई थी कि करीब 19,700 फॉग पास डिवाइस ट्रेन्स में दिए गए हैं। बीते दिनों में हमने रेलवे के एक अधिकारी से इस डिवाइस के असर पर बात भी की थी। अधिकारी ने बताया था कि हर साल जितनी ट्रेन्स कैंसिल होती हैं उतनी इस साल हो नहीं रही हैं। वैसे लोग इस बात पर टिप्पणी कर सकते हैं। ट्रेनों में देरी का समय भी घटा है, ये भी अधिकारी जी ने कहा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि डिवाइस काम नहीं कर रहा। ये भी दावा किया कि इस डिवाइस से ड्राइवर को आसानी हुई है। इसके बारे में हमने आपको 1 जनवरी के दी ललन टॉप शो में विस्तार से बताया था। हम डिस्क्रिप्शन में उस शो का लिंक भी डाल रहे हैं, आप चाहें देख सकते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते चलते आपको दिन के कुछ बड़े अपडेट्स भी दे देते हैं। पहला अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग को स्वीकार किया था। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का हुक्म भी दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी है। कहा है कि इस मामले में कुछ कानूनी मुद्दे सामने आए हैं। सुनवाई शुरू होते ही मस्जिद कमेटी के वकील तस्नीम अहमदी ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से है। इस यात्रा के तीसरे दिन आज राहुल ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के स्टैंड पर सफाई पेश की। कहा कि 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। हिंदू धर्म के जो लीडर्स अथॉरिटी हैं उन्होंने कहा है कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आरएसएस बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को चुनावी कलेवर दे दिया, ये सब राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने वहां जाने से इनकार किया था। राहुल ने कहा कि वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखते हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं, तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में
और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है। बहरहाल आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि तकनीक और बेहतर होगी और जो तकनीक है उनका हम बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि इस तरह ठंड में आम लोग परेशान ना हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।